हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सभी अपने घर पर रह करके अपने पढ़ाई को अच्छी तरीके से संपादित कर रहे होंगे। तो आज इस क्लास में मैं आपको यह स्पष्ट करूंगा कि निजी सचिव और कंपनी सचिव में क्या अंतर है। निजी सचिव और कंपनी सचिव में अंतर ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। कई बार एग्ज़ाम में आपसे पूछा गया है, आपसे जानने का ये प्रयास किया गया कि निजी सचिव एक अलग पर्सन होता है, उसकी दायित्व अलग है, कंपनी सचिव एक अलग पर्सन होता है, अलग पोस्ट है, उसकी जिम्मेदारियाँ अलग है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो आप इसका आंसर किस तरीके से देंगे, ये आज हम आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास करते हैं। तो इसके लिए पहले आपको क्या करना है, टेबल की बनानी है। ठीक है, अब आधार क्या है, किस आधार पर हम आज यहाँ पर अंतर स्पष्ट करेंगे। तो अंतर का आधार क्या है ये आपको पहले इस कॉलम में लिखेंगे। उसके पश्चात नेक्स्ट में निजी सचिव, इसमें हम निजी सचिव के बारे में लिखेंगे और नेक्स्ट में फिर कंपनी सचिव के बारे में। निजी सचिव और कंपनी सचिव इन दोनों के बारे में हम आज आपको स्पष्ट करेंगे। तो अगर पहली बात करें, पहला जो अंतर का आधार है, इसके आधार पर हम स्पष्ट करेंगे दोनों में, वो है अन्य सचिव की नियुक्ति। अन्य सचिव की नियुक्ति अन्य सचिव की नियुक्ति तो जो पहला अंतर का आधार है, इसके आधार पर हम यह स्पष्ट करेंगे निजी सचिव और कंपनी सचिव में क्या अंतर है, क्या है, इसको हम जानने के बारे में आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो पहला जो अंतर का आधार है वह है अन्य सचिव की नियुक्ति। तो निजी सचिव अपने आप ही एक निजी सचिव को एक सचिव की नियुक्ति नहीं कर सकता। सचिव की नियुक्ति नहीं कर सकता, ठीक है। और लेकिन जो कंपनी सचिव है, कंपनी सचिव अपने आप ही एक
एक सचिव की नियुक्ति कर सकता है। ठीक है, आपने देखा कि इसमें मैंने आपको ये स्पष्ट करने का प्रयास किया कि एक अंतर का आधार है, उस आधार को लेके ये हम ये स्पष्ट करेंगे कि वह निजी सचिव कर सकता है कि कंपनी सचिव कर सकता है। तो पहला पॉइंट है अन्य सचिव की नियुक्ति। निजी सचिव एक सचिव है, कंपनी सचिव एक सचिव है। तो अब इनमें से कौन ऐसा सचिव है जो अपने नीचे एक अन्य सचिव की नियुक्ति कर सकता है ना? तो निजी सचिव अपने अधीन एक सचिव की नियुक्ति नहीं कर सकता है, क्योंकि वह खुद एक अधिकारी के नीचे काम करता है। ठीक है, लेकिन जो कंपनी सचिव है वो अपने अधीन एक सचिव की नियुक्ति कर सकता है, एक सहायक को अपने अंडर में रख करके अपने कार्यों का प्रतिपादन संपादन करा सकता है। दूसरा है सर्वे सर्वा। सर्वे सर्वा और ठीक, तो यहाँ पर देखते हैं सर्वे सर्वा का मतलब आप जानते हैं कि जो सब कुछ हो, जहाँ पर उसके पास में सारी शक्तियाँ हो, सारे अधिकार इसके पास में सुरक्षित हो, इसके पास पावर हो, सब कुछ हो, जिस विभाग में हो उसका सर्वे सर्वा कहलाता है। तो क्या निजी सचिव एक सर्वे सर्वा होता है? तो आप इसमें सर्वे सर्वा के देख सकते हैं कि निजी सचिव एक अधिकारी के नियंत्रण में एक अधिकारी के अधीन कार्य करते हुए अधिकारी के अधीन कार्य करते हुए नियंत्रण में अधीन रहते हुए नियंत्रण में कार्य करता है। कंपनी सचिव स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। मतलब ये अपनी इच्छा से काम कर सकता है, क्योंकि वह परामर्शदाता भी होता है, उसके पास में ये एक अधिकारी के रूप में भी कार्य करता है, लेकिन यह दूसरे के अधीन रहते हुए कार्य को करता है। तो ये इसको आप कह सकते हैं कि सर्वे सर्वा है। ठीक है, लेकिन यह बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यह दूसरे के अंडर में रहते हुए कार्य को पूरा करता है। हो गया?
नेक्स्ट है कर्तव्य। निजी सचिव के कर्तव्य केवल अधिकारियों और कर्मचारियों तक सीमित होते हैं। ठीक है, कर्तव्य का मतलब जो ड्यूटीज हैं, उसको जो कार्य करने हैं, वो कहाँ का कार्य करता है, उसका कार्य करने का दायरा क्या है, क्योंकि वो एक अधिकारी के अंडर में काम करता है। ठीक, तो वो अधिकारी और उस अधिकारी के नीचे जितने कर्मचारी हैं, ठीक है, तो वो बस उन्हीं तक सीमित रहता है। लेकिन जो हमारा कंपनी सचिव होता है, कंपनी सचिव के पास में कई सारे अधिकार होते हैं। वो अंशधारियों के लिए भी उसके पास कर्तव्य है, शेयरधारकों के प्रति भी कर्तव्य है, जनता के प्रति भी कर्तव्य है, कंपनी के प्रति भी कर्तव्य है। तो उसके पास में बहुत सारे कर्तव्य होते हैं। कंपनी सचिव को संचालकों के प्रति कर्तव्य, संचालकों अंशधारियों ऋणपत्रधारियों संगठन और जनता के प्रति कर्तव्यों को पूरा करना होता है। वो पूरा करना होता है। अब अंतर का आधार है हमारा स्थान। तो निजी सचिव का स्थान सीमित होता है। इसके कई कार्यों को मशीनों के माध्यम से
किया जा सकता है। ठीक है। कंपनी सचिव के बिना कंपनी बिना आँख कान नाक और मुंह के होती है। मुंह के होती है। ठीक है। मतलब निजी सचिव के जो कार्य हैं वो कई सारे यंत्रों उपकरणों के माध्यम से किए जा सकते हैं, लेकिन जो कंपनी सचिव के कार्य हैं वो बिना कंपनी सचिव के संभव नहीं है। इसलिए उसको संस्था का नाक कान आँख और मुंह कहा जाता है। ठीक है। क्योंकि वही सब कुछ होता है, उसके कई सारे दायित्व होते हैं। अब अंशधारियों के प्रति कर्तव्य मैंने आपको बताया, जनता के प्रति कर्तव्य बताया, ऋणपत्रधारियों के प्रति और संचालकों के प्रति, इतने सारे उसके पास काम होते हैं, वो किसी यंत्र से संभव नहीं है। तो उसका स्थान जो है वो कन्फर्म होता है, लेकिन निजी सचिव की आवश्यकता हो भी सकती है, बहुत कम आवश्यकता है, या जहाँ आवश्यकता है वहाँ पर कुछ कार्य मशीनों के माध्यम से हो सकते हैं। अधीनस्थ कार्य से अभिप्राय ये है कि निजी सचिव को अधिकारियों के अधीन रहते हुए कार्य करना होता है। जैसा अधिकारी कहेंगे वैसा ही कंपनी सचिव को करना होता है, अपने आप से कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो कंपनी सचिव होता है भारतीय कंपनी अधिनियम के अनुसार संचालकों के लिए कार्य करता है। संचालक समझते होंगे सभी लोग, जो हमारी संस्था के मालिक होते हैं, उनके लिए। ठीक है। अधीनस्थ कार्य आपने देखा कि कौन किसके अधीन में रहते हुए कार्य करता है। जो कंपनी सचिव है वो भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत अधीन है, वो जो उसमें तरीका बताया गया है काम करने का, जो पैमाना दृष्टिकोण उसमें दिया गया है उसी के अनुसार काम करता है। लेकिन जो
अब यहाँ पर अंतर का आधार है कड़ी, कि कौन किसके मध्य कड़ी के रूप में काम करता है। तो निजी सचिव निजी सचिव अधिकारियों एवं कर्मचारियों के मध्य कड़ी के रूप में कार्य करता है। ठीक है, बीच का मतलब है कि मीडिएटर के रूप में काम नहीं करता है। डायरेक्ट कोई कर्मचारी अधिकारी के पास में नहीं जाता है, पहले वो निजी सचिव संपर्क करता है। निजी सचिव चूंकि वो अधिकारी ने अपने कार्यों के करने के लिए रखा हुआ है, तो वही उसके कार्यों का निस्तारण करता है। जब जरूरत पड़ती है तो वो उसकी सूचना अपने अधिकारी को देता है। लेकिन जो कंपनी सचिव होता है, हमने बताया कि कंपनी सचिव जो होता है वो हमेशा संचालकों के लिए काम करता है। ठीक है, और हमारे संस्था में जो सबसे बड़ा काम होता है उसको हम कहते हैं, जो मुख्य काम है आपका कंपनी सचिव का, कि वो अंशों का वितरण करना, किस तरीके से वो अंश और ऋणपत्र जो होते हैं उनको किस तरीके से अपनी संस्था से कनेक्ट करना, अंशधारियों को ऋणपत्रधारियों को किस तरीके से बुलाना। तो ये जो मेन काम करता है ये अंशधारियों, ऋणपत्रधारियों और संचालकों के मध्य में कड़ी के रूप में काम करता है, क्योंकि इसकी नियुक्ति जो है वो संचालकों के द्वारा की जाती है। तो ये हमारे मेन मालिक होते हैं, कंपनी सचिव के मालिक होते हैं। तो अब जिस प्रकार से इसमें अधिकारी निजी सचिव का मालिक था, वैसे ही जो इसमें जो मालिक है कंपनी सचिव के, वो आपके संचालक होते हैं। ठीक है, तो कंपनी सचिव ठीक है।
निजी सचिव का प्रमुख कार्य पत्र व्यवहार करना होता है। पत्र व्यवहार का मतलब है पत्रों को भेजना, पत्र व्यवहार तो उससे संबंधित जितनी कार्रवाई होती है वो निजी सचिव के द्वारा पूरी की जाती है। लेकिन जो हमारा कंपनी सचिव है उसका प्रमुख कार्य क्या है, उसके प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं? उसके अगर प्रमुख कार्यों की अगर हम बात करें तो उसके बहुत सारे तो वैधानिक कार्य होते हैं, ठीक है। अब वैधानिक कार्यों के अंतर्गत भी बहुत सारे कार्य होते हैं। और अगर आप देखें तो अंशधारियों के प्रति से अंशों का आवंटन करना, ठीक है, अंश जारी करना, तो आप कह सकते हैं अंशधारियों के प्रति कर्तव्य। संचालकों के प्रति कार्य, संचालकों की बैठक बुलाना, उनकी कार्रवाई को लिखना, नेक्स्ट कार्रवाई में उसका प्रमाणीकरण करवाना। ऋणपत्रधारियों के कार्य, आदि का मतलब बहुत सारे आदि आते हैं। शिक्षा की बात करें तो निजी सचिव अगर आपको बनना है, प्राइवेट सेक्रेटरी, पर्सनल असिस्टेंट, तो इसके लिए आशुलिपि एवं टाइपिंग का ज्ञान होना आवश्यक है। लेकिन जो हमारा कंपनी सचिव है उसके लिए आशुलिपि की कोई आवश्यकता नहीं है ना, उसको तो भारतीय कंपनी अधिनियम की जानकारी होनी चाहिए। उसको क्या है, भारतीय कंपनी अधिनियम जानकारी होना आवश्यक है।
सदस्यता। निजी सचिव को किसी भी संस्था की सदस्यता की आवश्यकता नहीं है। सदस्यता से अभिप्राय यह है कि अगर आपको इसमें आशुल्पी आती है, आशुल्पी यदि आपको इसमें आती है और टाइपिंग आती है, तो आप आराम से किसी भी व्यक्ति के निजी सचिव के रूप में कार्य कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि आपके पास में 5 साल 10 साल का कोई सर्टिफिकेट नहीं, कुछ ऐसा होना चाहिए। क्योंकि निजी सचिव जो काम करता है वो एक अधिकारी के अंडर में रहते हुए काम करता है, ठीक है। उसका प्रशिक्षण जब उसको दिया जाता है तो वो भी उस कार्य को कर लेता है। क्योंकि हमने आपको बताया इसका काम जो होता है वो होता है पत्र व्यवहार करना। अधिकारी के द्वारा जो बोला गया उसने बहुत ही कम समय में उसको लिख लिया और समय के अंतर्गत ही उसने उसको टाइप करके दे दिया। इसका काम निजी सचिव का इतना होता है, ठीक है। लेकिन जो कंपनी सचिव है, अब इसके लिए ये जरूरी होता है कि उसने ऐसे संस्थान से जानकारी हासिल की हो, ऐसे संस्थान का सदस्य रहा हो जहां पर भारतीय कंपनी अधिनियम की जानकारी दी जाती है, अर्थात किसी न किसी इंस्टीट्यूट से वो प्रशिक्षण प्राप्त किया, ठीक है। सदस्यता से मतलब यह है जब आप किसी संस्थान में प्रवेश लेते हैं तो वहाँ से एक आपको सर्टिफिकेट मिलता है ना। तो आप जब भी देखते हैं उस पर उस सर्टिफिकेट पर उस संस्था का नाम होता है, आपका नाम होता है, क्या आपने अंक हासिल किए वो भी उस पर दर्ज होते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है आपने ये कहाँ से किया, तो आप बताते हैं कि ये हमने इस संस्थान से जी हमने कोर्स किया है, ठीक है। तो जब आप उस संस्थान के स्टूडेंट रहे हैं तो अर्थात आप उसके सदस्य रहे हैं, ठीक है। कंपनी सचिव के लिए यह अनिवार्य है कि वह ऐसे संस्थान का सदस्य हो जहां भारतीय कंपनी अधिनियम जानकारी दी जाती है, ठीक है। तो यह अनिवार्य है कि उसको भारतीय कंपनी अधिनियम की जानकारी हो, ऐसे संस्थान में प्रवेश लिया हो, वहाँ से उसने अपनी पढ़ाई की, ठीक।
सचिवी पद्धति का ज्ञान। ठीक है, तो जो एक निजी सचिव है इसको जानकारी अच्छी तरीके से होनी चाहिए कि सचिवी पद्धति जो सेक्रेटरी प्रैक्टिस है एक कार्यालय में सचिव पद्धति के अंतर्गत किस तरीके से कार्य किया जाता है। तो निजी सचिव को सचिवीय पद्धति का ज्ञान होना आवश्यक है। कंपनी सचिव को भारतीय कंपनी अधिनियम के बारे में संपूर्ण ज्ञान होना संपूर्ण ज्ञान होना आवश्यक। ठीक है, क्योंकि सचिव का जो काम है वो एक अलग है और निजी सचिव कंपनी सचिव का कार्य अलग है और निजी सचिव का कार्य जो होता है वो अलग होता है। क्योंकि निजी सचिव अपने अंडर में कोई भी सचिव की नियुक्ति नहीं कर सकता है, लेकिन कंपनी सचिव अपने अंडर में एक निजी सचिव की नियुक्ति कर सकता है और इसका काम सिर्फ यही है कि कंपनी में किस प्रकार से वैधानिक कार्य कराए जाएंगे वो उसके लिए जिम्मेदार होता है। और जब ये अपने अंडर में निजी सचिव की नियुक्ति करेगा तो उसको सचिव पद्धति के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी होती है। तो दोनों के जो कार्य क्षेत्र हैं थोड़ा सा अलग है, आपने देखा होगा और ये जानने का प्रयास भी किया कि इस आधार पर इसका जो डिफरेंस है वो किया जा सकता है, अंतर जो है वो होता है। आपने देखा कि निजी सचिव और कंपनी सचिव में क्या अंतर होता है। निजी सचिव अपने नीचे एक अन्य सचिव की नियुक्ति नहीं कर सकता है क्योंकि वो खुद एक दूसरे अधिकारी के अधीन काम करता है, लेकिन कंपनी सचिव ऐसा कर सकता है क्योंकि वह संस्था में निजी सचिव के अतिरिक्त अन्य कार्यों को करने के लिए नियुक्त किया जाता है। दोनों के कार्यों में काफ़ी ज़्यादा अंतर है इसमें। उसके पश्चात जो निजी सचिव होता है, निजी सचिव दूसरे अधिकारी के नियंत्रण में काम करता है, लेकिन जो हमारा कंपनी सचिव है वो एक स्वतंत्र रूप में कार्य करता है क्योंकि उसके कार्य करने के दायरे बिल्कुल अलग हैं। वो स्वतंत्र रूप में, लेकिन जो निजी सचिव होता है वो हमारा स्वतंत्र तरीके से काम नहीं करता है क्योंकि वो एक अधीन है एक अधिकारी के, जो अधिकारी जैसा चाहता है उस तरीके से कार्य होता है। ठीक, तो लेकिन जो हमारा कंपनी सचिव है वो अधीन नहीं होता है। हाँ, उसका ये जरूर है कि उसका दायित्व है कि वो अपने संस्था के जो संचालक हैं उनके लिए भी उसके दायित्व हैं, उन कार्यों को करता है, लेकिन पूर्णतः अधीन नहीं है। उसको संचालक मंडलों की सभा में उसको अलग से अधिकार मिलते हैं कि आपको कौन कौन से कार्य की जिम्मेदारी दी जाती है, आप कौन कौन से कार्यों का निर्वहन करेंगे। लेकिन निजी सचिव को ऐसा कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है, जैसे उसके अधिकारी कहते हैं उसको उसी हिसाब से कार्य करना पड़ता है। ठीक है, तो आज आपने ये देखा कि किस तरीके से निजी सचिव और कंपनी सचिव में किन तथ्यों, किन पॉइंटों के आधार पर डिफरेंस किया जा सकता है, आपने जानने का प्रयास किया। आपने समझा भी होगा। अगर कहीं पर कोई डाउट है तो आप लोग पूछिएगा, हम आपको फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, यहीं पर इसका वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में पुनः आपके सम्मुख उपस्थित होकर के आपको समझाने का
प्रयास करेंगे। तो अपना ध्यान रखें और पढ़ने का प्रयास करें, जिससे एग्ज़ाम में आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आए, आपका जो लक्ष्य है वो शीघ्र प्राप्त हो, आपके माता पिता का जो उद्देश्य है वो भी आपको आपके माध्यम से प्राप्त हो।